नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों के बारे में। ऐसी कौन सी सीटें हैं यदि बुआ और भतीजे साथ में कांग्रेस और छोटे छोटे दल मिलकर के इंडिया गठबंधन की ओर चुनावी ताल ठोकते हैं तो कौन कौन सी सीटें हैं, आंकड़ों के साथ मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिन सीटों को इकट्ठा एक मुश्त बीजेपी से छीन सकते हैं। जैसा आप देखते होंगे हिंदी फिल्मों में, पहले हीरो हीरोइन से झगड़ा होता है, फिर हीरो हीरोइन क्या करते हैं, फिर बाद में धीरे धीरे प्यार हो जाता है, घर बस जाता है। वही उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस समय चल रहा है। बुआ चाहती हैं कि हम भी इंडिया गठबंधन की तरफ आएं, लगातार इशारे कर रही हैं, एक के बाद एक इशारे कर रही हैं। और अखिलेश यादव उसको लेकर के थोड़ा असहज हैं, क्योंकि एक बार धोखा खा चुके हैं। बहन जी ने खुद गठबंधन तोड़ दिया था। तो अखिलेश यादव का बयान आपने सुना होगा कि चुनाव के बाद कौन सा भरोसा है, चुनाव के बाद जो सांसद जीत के आएंगे, उस चुनाव के बाद कौन सा भरोसा है। तो उसको लेकर के बहन जी ने बहुत तीखा प्रहार किया सपा सुप्रीमो पर। उन्होंने बताया भाजपा से आपके कितने अच्छे रिश्ते हैं, आप आशीर्वाद देते हैं भाजपा को, वो अलग बात है। लेकिन शाम होते होते एक खबर और निकल के आई। अखिलेश यादव ने बोल दिया गठबंधन होगा और हम बीजेपी को हराएंगे। तो अगर गठबंधन होता है तो कौन सी सीटें हैं, हमारे सामने आंकड़े हैं 45 सीटें, 40 से 45 सीटें ऐसी हैं जो 2019 में चूक हो गई थी। जहां पर 2019 में चूक हो गई थी, वहीं पर 2022 आते आते 2019 के चुनाव के बाद बहन जी ने ये आरोप लगा दिया था कि समाजवादी पार्टी का वोट ट्रांसफर नहीं हुआ, हमारा वोट ट्रांसफर हो गया। 2022 में समाजवादी पार्टी अकेले चुनाव लड़ती है, छोटे गठबंधनों के साथ चुनाव लड़ती है, लगभग 125 सीटों पर उसको जीत मिलती है। बीएसपी को केवल एक विधानसभा की सीट मिलती है। बीएसपी को 12.88% 2022 में चुनाव में वोट मिलता है। वहीं पर 37% के आसपास वोट समाजवादी पार्टी को मिलता है। समाजवादी पार्टी के खुद की साइकिल निशान पर 111 विधायक चुनकर आते हैं, 8 विधायक आरएलडी से चुनकर आते हैं उनके गठबंधन के साथी, और राजभर की पार्टी के 6 विधायक चुनकर आते हैं। तो एक बहुत बड़ा जंग, बहुत बड़ा वोट परसेंटेज समाजवादी पार्टी अपने जीवन काल में प्राप्त करती है। तो वहीं पर एक तरफ मुद्दे 2019 में कुछ मुद्दे ऐसे थे जिनको देख करके लोगों ने वोट दे दिया बीजेपी को। जैसे पुलवामा का मामला था, एयर स्ट्राइक हुई थी, कुछ लोगों के मन में था कि एक बार और मौका दिया जाए। लेकिन अब लोगों को लगने लगा है कि बीजेपी की जो सरकार है वो झूठ बोलती है, चाहे 15 लाख को लेकर हो, चाहे किसानों की आय दुगनी को लेकर हो, चाहे रोजगार का मामला हो, सरकारी नौकरियों में भर्ती का मामला हो। लोकसभा का चुनाव आया है तो यूपी सरकार की ओर से पुलिस की भर्ती निकाली गई है, एसआई की भर्ती निकाली गई है। इसके पहले मुंह बंद करके सभी नेता बैठे थे, और वर्तमान में जो युवा है वो परेशान है, वो भयभीत है अपने भविष्य को लेकर के। दलित वर्ग नाराज है बहन जी से कि अगर बहन जी गठबंधन नहीं करती हैं तो हमारा एक जो नेता है, जो नेतृत्व हमारा है, वो समाप्त हो जाएगा। वहीं पर जो उच्च वर्ग के लोग हैं वो भी चाहते हैं बदलाव हो, नहीं तो तानाशाही, चाइना जैसा रवैया यहाँ पर भी अख्तियार कर लेगी सरकार। तो कुछ हम आपके लिए सीटें निकाल कर लेकर आए हैं, जो सीटें हम एक एक करके आंकड़ों के जरिए हम आपको बता सकते हैं। वे सीटें कौन सी होगी, ये उत्तर प्रदेश का मानचित्र आप देख सकते हैं। कांग्रेस लड़ता है और बीएसपी लड़ती है और एसपी लड़ती है, छोटे मोटे दल लड़ते हैं। तो कुल मिलाकर के लगभग 52% वोट विपक्ष के पास है, लगभग 52% वोट एक मुश्त विपक्ष के पास है। तो एक एक लोकसभा सीटों को मैं आपको एक एक का आंकड़ा बताने जा रहा हूं, थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो मैं आपको बताऊं 2019 में जो चुनाव हार गए थे लोग, और 2024 में क्या होने वाला है। तो आपके सामने सबसे पहले आप नक्शा देख सकते हैं, 80 की 80 लोकसभा सीटें हैं। सबसे पहली बात हम करेंगे यहाँ पर
सबसे पहली बात करेंगे यहाँ पर हम श्रावस्ती सीट की। ध्यान दीजिएगा, श्रावस्ती सीट, आपसे टाइम भले ले रहे हैं। श्रावस्ती सीट पर बीजेपी जो चुनाव जीती थी 5,320 वोटों से जीती थी। अगर बीजेपी चुनाव यहाँ जीत गई थी बहुत कम मार्जिन से, मान सकते हैं 2 ग्राम सभा, मैक्सिमम 2 ग्राम सभा का वोट इनको ज़्यादा मिल गया था। अगर विपक्ष अपनी कील कांटे दुरुस्त कर ले, भाई कांग्रेस भी अलग लड़ा था, कांग्रेस आपकी साथ है, सपा अगर साथ आ जाती है, बसपा साथ आ जाती है और उसके अलावा छोटे दल आ जाते हैं, तो आप समझ सकते हैं ये सीट बीजेपी से छीनी जा सकती है। 2019 में चरम था, एक चरम होता है, एक चरम सीमा होती है शिखर पर चढ़ने की, उसके बाद नीचे आना स्वाभाविक है। जैसे आप देखते होंगे टमाटर का रेट बढ़ा, प्याज का रेट बढ़ा, दाल का रेट बढ़ा, उसके बाद वो नीचे ही आता है, चाहे 2 कदम आए चाहे 4 कदम नीचे आए, तो श्रावस्ती सीट बीजेपी के खाते से चली जाएगी। दूसरी सीट हम बात करते हैं बहराइच सीट। कील कांटे दुरुस्त करने पड़ेंगे। बहराइच सीट भी बीजेपी चुनाव 2019 में जीत गई थी। ये सीट भी बीजेपी चुनावी हार का सामना करने जा रही है। 2019 के चुनाव की बात कुछ और थी, 2024 की बात कुछ और है। उसके बाद हम बात करते हैं नगीना सीट। नगीना बीएसपी चुनाव जीती थी। इस बार चंद्रशेखर रावण ने ऐलान कर दिया है हम चुनाव यहाँ से लड़ेंगे, और समाजवादी पार्टी ने समर्थन देने का भी ऐलान कर दिया है कि हमें आपको समर्थन देंगे। ये सीट ध्यान से, तीसरे नंबर पे मैंने आपको बता दिया। चौथे नंबर पे मैं आपको बताना चाहता हूँ बांदा। चौथे नंबर पे थोड़ा सा समय लेंगे आपसे। चौथे नंबर पे आप आ जाइए बांदा। बांदा सीट पे मामला पड़ता है। चौथे नंबर पे बांदा सीट का जो मामला पड़ता है, यहां से आर.के. पटेल बीजेपी की तरफ से लड़े थे, पटेल साहब, और गुप्ता जी जो लड़े थे समाजवादी पार्टी की तरफ से। उल्टा गेम हुआ था यहां पर। गुप्ता का वोट किसका वोट है आप जानते हैं, हमसे बेहतर आप जानते हैं। 58,938 यहाँ पर कुर्मी बाहुल्य क्षेत्र है। ये आप समझ सकते हैं, बहुत बड़ा अंतर नहीं है। विपक्ष कील कांटे दुरुस्त कर ले, अगर अच्छा कैंडिडेट मैदान में उतार देता है तो यह सीट विपक्ष के खाते में जा सकती है। अब आप समझ सकते हैं इंडिया गठबंधन कौन सी सीट, बांदा की सीट को भी जीतने में कामयाब हो सकता है। एक एक सीट का मैं हाल बता रहा हूं। अब चलिए आगे, ठीक है। बांदा सीट के बाद हम आते हैं 5वें नंबर पर। 5वें नंबर पर आते हैं राबर्टसनगंज में जो चुनावी अपना दल यहां से चुनाव जीतता है। अपना दल राबर्टसनगंज के बगल मिर्जापुर है। तो मिर्जापुर हम उन 40-45 सीटों में नहीं रखे हैं। अब आप जोड़ सकते हैं, बात अलग है, क्योंकि यहाँ अच्छे अंतर से अनुप्रिया पटेल चुनाव जीत गई थी। अपना दल जो है यहाँ पर लगभग 50 से 60 हज़ार वोट से चुनाव जीता था। कुर्मी बाहुल्य क्षेत्र है, SC/ST के लिए यह सीट आरक्षित रखी गई है। तो इस सीट पर भी अब की बार इंडिया गठबंधन चुनाव जीतने की पूरी कंडीशन में आ सकता है, क्योंकि 50 से 60 हज़ार बहुत बड़ा मार्जिन नहीं है। इसको कैंडिडेट के माध्यम से, यहीं पर कांग्रेस अलग लड़ी थी, उसके माध्यम से इसको कम किया जा सकता है, इसको चुनावी जीत में बदलाव किया जा सकता है। वहीं पर आपको पता है सहारनपुर से जो सांसद हैं शायद ST हसन है, सहारनपुर से, या ठीक है। ये सीट इंडिया गठबंधन के पास 2019 में भी थी, 2024 में भी ये सीट रहेगी पूरी तरह से। पूरा का पूरा यहाँ पर मामला सेट हो चुका है। कितनी सीट मैंने बताया आपको, एक एक सीट आप गिन सकते हैं। मैंने 40 सीटों का नाम रखा है। इन सीट को आराम से इंडिया गठबंधन चुनावी जीत में ला सकता है। उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूं, उसके बाद आप समझिएगा। उसके बाद आता हूं मैं सुल्तानपुर से जो चुनाव लड़े थे उनका नाम था चंद्रभद्र सिंह। मेनका गांधी लड़ी थी बीजेपी की तरफ से। चंद्रभद्र सिंह जो चुनाव लड़े थे वो लड़े थे BSP की तरफ से। जो इनको हार होती है बहुत कम वोटों से,
बहुत कम वोट का मतलब होता है 14,526 वोट। बीएसपी यहाँ कितने 14,526 वोटों से चुनाव हारी थी सिर्फ। अब आप ये समझ सकते हैं इस सीट पर किसकी दावेदारी इस बार मजबूत है, कौन कौन चुनाव जीत सकता है, हमसे बेहतर आप जान पाएंगे। उसके बाद अगली सीट मैं लेकर आता हूँ, अगली सीट आती है बागपत। बागपत सीट से अजीत सिंह चुनाव लड़े थे। ये पश्चिमी यूपी की सीट है। अजीत सिंह चुनाव लड़ेंगे थे और सत्यपाल मलिक चुनाव लड़े थे। बागपत से बीजेपी जीतती है, लेकिन 17,546 वोट से, 17,546 वोट से। अब आप समझिएगा बागपत सीट पर भी इंडिया गठबंधन अपना परचम लहरा सकता है, इंडिया गठबंधन चुनाव जीत सकता है यहाँ पर। और पश्चिमी यूपी में जयंत चौधरी ने बहुत अच्छा मेहनत किया, बहुत अच्छा काम किया है इस समय, और ये युवाओं के नेता हैं। और जब से अग्निवीर का मामला आया हुआ है, अग्निवीर में बच्चे भर्ती नहीं हो पा रहे, बहुत सारे युवा सोच रहे थे कि हम जाएंगे, आर्मी में जाएंगे, फौज में जाएंगे, तो आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर भी बागपत सीट भी इंडिया गठबंधन चुनावी जीत में आ सकती है। उसके बाद आपको मैं बताना चाहता हूँ रायबरेली। रायबरेली आप जान ही रहे हैं किसके खाते में जाएगी, अमेठी, रायबरेली। उसके बाद अमेठी इंडिया गठबंधन के खाते में पूरी तरह से 50,000, 55,000, 52,000 वोट कोई बहुत बड़ा मायने नहीं रखता है। इंडिया गठबंधन क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी सांसदों के प्रति ज़्यादा होती है, सांसद का बहुत बड़ा क्षेत्र होता है। उसके बाद बात करता हूं सोनिया गांधी का क्षेत्र, मैंने बता दिया आपको, रायबरेली, अमेठी। उसके बाद मैनपुरी से डिंपल यादव चुनाव लेंगी। मैनपुरी से आप समझ ही रहे हैं, यहाँ पर भी इंडिया गठबंधन को हराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है, इसको ध्यान दीजिएगा, इंडिया गठबंधन। उसके बाद हम बात करते हैं मैनपुरी के बाद आ जाइए भदोही, 43,615 वोट। ध्यान दीजिएगा भदोही जो सीट थी यहाँ पर 43,615 वोटों से बीजेपी चुनाव जीती थी। 46,615 वोट, कितने वोट होते हैं 43,615 वोट, समझिएगा 43,615 वोटों से चुनाव यहाँ पर कौन जीता था, यहाँ पर जीता था भदोही में मिश्रा जी चुनाव जीते थे। अब आप समझिएगा यहाँ पर एक मिश्रा हार गए चुनाव, ये भी सीट इंडिया गठबंधन के पाले में इस बार जा सकती है, लेकिन कील कांटे तो दुरुस्त करने भी पड़ेंगे, आप ये समझ सकते हैं। और झगड़ा जो है, झगड़ा राजनीति में झगड़ा होना जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं है, राजनीति का नियम है, आप जानते हैं। उसके बाद चंदौली में 13,900, चंदौली में जो चुनाव हुआ था 13,900 को आप 14,000 मान लीजिए। यहाँ पर इंडिया गठबंधन यानी कि अखिलेश और मायावती की जो जोड़ी थी वह मात्र 14,000 वोटों से पीछे रह गई। बड़े नेता चुनाव यहाँ से लड़ रहे थे। महेंद्र जो प्रदेश, चंदौली से महेंद्र नाथ पांडे जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे। अब आप समझिएगा 14,000 वोटों से, कैबिनेट मंत्री वो थे, प्रदेश अध्यक्ष थे, वर्तमान में कैबिनेट मंत्री हैं। ये सीट चंदौली भी बीजेपी चुनाव हार जाएगी, ये नोट कर लीजिएगा। अगर कील कांटे दुरुस्त कर ले तो, हमें नहीं कह रहे हैं कि 100% हारी जाएगी, लेकिन कील कांटों को तो दुरुस्त करना पड़ेगा इनको। उसके बाद आगे बात करते हैं, हम आपको आगे बात करते हैं आंवला सीट। आंवला की जो लोकसभा सीट है, यहाँ पर यादव शायद चुनाव लड़ गए थे। यहाँ पर इस बार अनुमान है कि यहाँ पर अखिलेश यादव ने मौर्य को टिकट एक तरह से दे दिया है कि कोई ना कोई मौर्य यहाँ से चुनाव लड़ेगा। इस सीट पर स्वामी प्रसाद मौर्य की भी नज़र है। इस सीट पर ऐसा लग रहा है संघमित्रा मौर्य भी चुनाव लड़ सकती हैं, कोई ना कोई मौर्य यहाँ से चुनाव लड़ेगा। यह सीट भी आसानी से जीत सकते हैं, एकदम आसानी से जीत सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कश्यप जी चुनाव जीते थे। उसके बाद मैं आपको बता दूँ बदायूं तो आप जानते हैं ना, बदायूं से संघमित्रा मौर्य यहाँ से चुनाव लड़ी और यहाँ से केवल 18,454 वोटों से, और उनके ऊपर धांधली का भी आरोप लगा था, लेकिन वो आरोप जब स्वामी प्रसाद मौर्य सपा में चले आए तो आरोप को हटा दिया गया। ठीक है, राजनेताओं का तो यही काम होता है ना, आप समझ रहे हैं। तो बदायूं सीट इस बार इंडिया गठबंधन, चाहे मायावती गठबंधन में आए ना आए, लेकिन अखिलेश यादव जीतने में कामयाब हो जाएंगे, इसकी आम चर्चा है। उसके बाद बाराबंकी, हम वही सीटों को लिया है मैंने
जहां पर इंडिया गठबंधन, बाराबंकी में विधानसभा चुनाव होता है। इंडिया गठबंधन इस बार 2024 में इस सीट को भी जीतने में कामयाब हो जाएगा। इस सीट को भी जीता जा सकता है। कील कांटे दुरुस्त करें और गठबंधन होना जरूरी है। गठबंधन के पक्ष में बहुत सारे लोग हैं जो बीजेपी को हराना चाहते हैं, गठबंधन। उसके बाद बिजनौर, बिजनौर किसकी सीट है आपको पता होगा। बिजनौर से समाजवादी पार्टी, बिजनौर से बहन जी चुनाव लड़ चुकी हैं बहुत पहले। बहन कुमारी मायावती बिजनौर से चुनाव लड़ना चाहती हैं। बिजनौर पर भी इनकी नज़र है कि अपने भतीजे आकाश आनंद को चुनावी मैदान में उतार सकती हैं। इस सीट पर पूरी दावेदारी के साथ, पूरे बल के साथ ये सीट आराम से जीती जा सकती है। उसके बाद मैं बात करता हूँ बस्ती सीट। बीजेपी जीती थी 30,354 से। बस्ती सीट समझो, 30,354 वोटों से बीजेपी जीत गई थी। अब आप समझिएगा, बस्ती सीट 30,354 वोट बहुत बड़ा अंतर नहीं है। इस अंतर को केवल कांग्रेस आ जाए, कांग्रेस इनके पाले में आ जाए, इनके साथ तो है ही, कांग्रेस सपा बसपा साथ आती है तो इस सीट को भी जीता जा सकता है। समझिएगा, इस सीट को भी क्या कर सकते हैं, जीत सकते हैं। उसके बाद आपको हम बताना चाहते हैं आगे चलिए, आगे हम चलते हैं। आगे वह कौन सी सीट होगी जहां पर इनका दावा मजबूत हो सकता है। अगली सीट हम आपको बताना चाहते हैं बाराबंकी। बाराबंकी मैंने बता दिया, बिजनौर बता दिया, बस्ती बता दिया, एटा। एटा का मामला मैं फिट करता हूं यहां पर। एटा यहां पर जो यादव जी चुनाव लड़े थे, ध्यान दीजिएगा, यादव का वोट बीएस सपा को मिलेगा। सपा की ओर से यादव चुनाव लड़े थे और उसके बाद सिंह साहब चुनाव लड़ गए थे। ठीक है, तो यहां पर मामला हुआ था इस सीट, एटा की सीट पर यह चर्चा है कि एटा सीट महान दल के खाते में जा सकती है। महान दल के खाते में एटा सीट जा सकती है। इस सीट पर अखिलेश यादव राजी भी हो गए हैं। एटा सीट पर महान दल के कैंडिडेट के तौर पे केशवदेव मौर्य चुनाव लड़ सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं इटावा की। इटावा सीट पर, इटावा जो गढ़ रहा है अखिलेश यादव का, मैनपुरी के बगल ही इटावा पड़ता है। इटावा जो है 64,437 वोट से हारे थे, 64,437 वोट से। इस सीट को भी बीएसपी गठबंधन, समाजवादी गठबंधन चुनावी जीत में तब्दील कर सकता है। उसके बाद आते हैं फैजाबाद। फैजाबाद में आपको बताना चाहते हैं, फैजाबाद से अवधेश कुमार चुनाव लड़ेंगे, अवधेश कुमार चुनाव लड़ेंगे। यह सीट 65,477 वोट से ही समाजवादी पार्टी हारी थी, 65,477 वोट से। इस सीट के इस मार्जिन को भी बांटा जा सकता है, इस मार्जिन को भी कम किया जा सकता है। इस मार्जिन को पर भी सोच विचार करके अगर कैंडिडेट चुनाव लड़ेगा और अच्छा कैंडिडेट दिया जाएगा। यहाँ पर ठाकुर और ठाकुर कैंडिडेट खड़े हो गए थे। आपको पता है ठाकुर का वोट कहाँ जाएगा, आपको ये पता है, इसमें कुछ बताना नहीं है। ठाकुर के नेता हैं योगी आदित्यनाथ। मोदी को जो लोग कृष्ण भगवान मानते हैं, सॉरी विष्णु का अवतार मानते हैं, वे लोग मोदी को ही वोट देंगे, वो सपा बसपा को वोट नहीं देंगे। ये गलती यहाँ पर हुई थी। इसको कोई स्वीकार भी कर सकता है, कोई ना स्वीकार करे, उससे हमें नहीं लेना देना है। उसके बाद मैं आपको बात करता हूँ, अगली सीट आ जाइए। अगली सीट आई फैजाबाद, मैंने बता दिया फैजाबाद, जहाँ पर अयोध्या का राम मंदिर इस समय सुर्खियों में है, विश्व पटल पर लगातार प्रचार प्रसार, लेकिन गाँव में इसका विशेष असर नहीं है। खासकर शेड्यूल कास्ट वाले जो बेरोजगार युवा हैं उनके ऊपर कोई असर नहीं है। और जो लोग कम पढ़े लिखे हैं, जो लोग उस धारणा के लोग हैं, वे लोग के यहाँ इसका असर देखने को मिलेगा। राम मंदिर बने या ना बने, लेकिन बैकवर्ड को, शेड्यूल कास्ट को, मुस्लिम वर्ग को बीजेपी को अधिकतर वोट नहीं देते हैं, कुछ वर्ग दे देते हैं, इसी के कारण जीत जाती है। अब मैं बताना चाहता हूँ कैराना जो सीट है, कैराना की सीट पर भी बीजेपी चुनाव हारने जा रही है। चुनाव जीती थी 92,160 वोट से, लेकिन कैराना जो सीट है, इस सीट पर इस समय चंद्रशेखर रावण काफ़ी मेहनत किए, जयंत चौधरी काफ़ी मेहनत किए, पूरा संघर्षों भरा काम यहाँ पर कैराना सीट पर चल रहा है। तो कैराना सीट भी बीजेपी चुनाव हार सकती है। उसके बाद कन्नौज सीट आप जानते हैं, कन्नौज सीट डिम्पल यादव चुनाव हारी थी 12,353 वोटों से।
12,353 वोटों से, 12,353 वोटों, समझ सकते हैं। ये सीट इस बार इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी चुनाव आसानी के साथ जीत सकती है। लालगंज सीट बीएसपी जीती थी, लालगंज सीट बीएसपी जीती थी। कैंडिडेट के ऊपर चुनाव यहाँ पर जीत सकते हैं, कैंडिडेट बदल भी सकते हैं, अगर साथ आते हैं तो चुनाव जीत सकते हैं। उसके अलावा मिश्रित सीट को भी आसानी से समाजवादी पार्टी और बसपा के संयुक्त उम्मीदवार के तौर पर अगर प्रेजेंट किया जाएगा, यहाँ पर प्रस्तुत किया जाएगा किसी को, तो ये सीट भी आसानी के साथ समाजवादी पार्टी या बीएसपी का गठबंधन जीत सकता है, अगर गठबंधन होता है तब की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद मैं मिश्रित सीट बता दिया। मुजफ्फरनगर, अब आप समझ सकते हैं मुजफ्फरनगर से जो चुनाव लड़े थे, आरएलडी हारी थी 6,526 वोट से, 6,526 वोट से। इसीलिए बीजेपी सपा बसपा के गठबंधन से घबराती है, समझ सकते हैं। आरएलडी चुनाव लड़ी थी, 6,526 वोट से आरएलडी यहाँ पर चुनाव हार गई थी। आपके सामने एक एक डाटा रख रहे हैं, एथेंटिक डाटा रख रहे हैं, कोई फर्जी चीज़ें नहीं रख रहे हैं। और उसके बाद रामपुर सीट समाजवादी पार्टी चुनाव जीती ही है। संभल सीट समाजवादी पार्टी चुनाव जीती ही है पहले से ही। सीतापुर सीट पर इस बार कड़ा मुकाबला होगा, अगर समाजवादी पार्टी बसपा का गठबंधन होता है, सीतापुर सीट भी समाजवादी पार्टी या बसपा के खाते में जा सकती है। उसके बाद मैं आपको बता दूं, मेरठ, सीतापुर मैंने बता दिया। संत कबीर नगर, प्रवीण निषाद जो संजय निषाद हैं, जो आप देखते होंगे, जो निषाद हैं, जो पार्टी है संजय निषाद की, उनकी पार्टी से उनके बेटों को बीजेपी यहाँ अपने टिकट पर चुनाव लड़ाई थी और 35,749 वोटों से जीते थे, 35,749 वोटों से जीते थे। निषाद समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन कितना प्रतिनिधित्व में फ़ायदा दिलवा पाए हैं बीजेपी से, वो कोई बता नहीं सकता। उसके बाद डुमरियागंज सीट भी इस बार चुनावी जीत समाजवादी पार्टी और बसपा का गठबंधन होता है तो मिल जाएगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इस समय लोगों के मन में हैं। उसके बाद मैं बता रहा हूँ मेरठ सीट 4,729 मेरठ सीट पर 4,729 वोट से यहाँ पर बीजेपी चुनाव जीती थी। इस सीट को भी इंडिया गठबंधन, मायावती अखिलेश कांग्रेस का गठबंधन, मेरठ सीट पर कांग्रेस अलग लड़ी थी, आप समझ सकते हैं। कांग्रेस का वोट, समाजवादी पार्टी का वोट, बसपा का वोट, साथ में केमिस्ट्री सेट कर दी जाए तो इस सीट पर भी चुनाव जीत आसान हो जाएगी और इस सीट को भी आसानी से जीत सकते हैं। उसके बाद मैं प्रतापगढ़ की बात करता हूँ। प्रतापगढ़ में समाजवादी पार्टी ने अपना कैंडिडेट दे दिया है। समाजवादी पार्टी ने प्रतापगढ़ से अपना कैंडिडेट दिया है शिवपाल सिंह पटेल को। शिवपाल सिंह पटेल चुनावी जीत आसानी से आराम से पा जाएंगे। उसके बाद मैं आपको बता दूं, ये सीट इस बार समाजवादी पार्टी आसानी जीत सकती है। बसपा का गठबंधन हो जाता है तो और फ़ायदा होगा। उसके बाद यहीं पर मैं बात करता हूं फर्रुखाबाद, जहां से इस समय लड़ेंगे नवल किशोर शाक्य, और इनका टिकट जहां तक फाइनल है। इस सीट पर शाक्य बाहुल्य क्षेत्र है, यहाँ पर लोधी वर्ग का, बिरादरी का सांसद भी है, लेकिन इस बार नवल किशोर शाक्य जो डॉक्टर हैं, जिनकी जो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से काफ़ी अच्छे रिश्ते हैं, तभी तो टिकट मिला है इनको। ये फर्रुखाबाद की सीट को भी आराम से समाजवादी पार्टी और बसपा कैंडिडेट के तौर पे निकाला जा सकता है। अब मैं बात करता हूँ मछली शहर जो है 2019 में बसपा हारी थी, मात्र 181 वोट से चुनाव हार गई थी। कितने से? 181 वोटों से चुनाव हार गई थी। उसके बाद बात करते हैं कौशाम्बी में 38,722, कौशाम्बी में 38,722। इस सीट पर भी कौशाम्बी में चुनावी जीत आसानी होगी इस बार। उसके बाद मैं बता दूं, घोसी की सीट मैंने नहीं बताया होगा, घोसी भी इस बार
संजय चौहान या राजीव राय या राजभर की जो पार्टी है, जो महेंद्र राजभर हैं, उनकी पार्टी के साथ गठबंधन होगा। उनको एक सीट अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव में घोसी से राजभरों के प्रतिनिधित्व के लिए दे सकते हैं। और यहाँ पर आप समझ सकते हैं 181 वोट से हार हुई। उसके बाद मैं बता दूं, सलेमपुर में कुशवाहा बनाम कुशवाहा हो गया था। सलेमपुर में भी एक बार सपा बसपा गठबंधन होता है तो जीतने में आसानी होगी। मुरादाबाद समाजवादी पार्टी जीती ही थी। अमरोहा बसपा जीती थी, दानिश अली। जौनपुर मैंने बता दिया आपको। जौनपुर बसपा जीती थी। सनातन पांडे बलिया से चुनाव हार गए थे 15,519 वोटों से। सनातन पांडे की भी इस समय चर्चा है। और मैं बता दूं, मिश्रित सीट मैंने बता दिया आपको। उसके अलावा मैंने आजमगढ़ इस बार चुनावी जीत आराम से कर लेंगे। समाजवादी पार्टी का कोई भी कैंडिडेट चुनाव लड़ेगा, गठबंधन होगा तो ठीक है। और वहीं पर 2019 में जो रिजल्ट आया था, 62 सीटों पर बीजेपी, अपना दल 2 सीटों पर, बीएसपी 10, समाजवादी पार्टी 5 और कांग्रेस को 2 सीटों पर सफलता मिली थी। ऑल ओवर एनडीए को अगर हम देखें तो 64 सीट मिली थी। उसके बाद 64 उसके बाद जो 16 सीटें हैं, 16 सीटों में विपक्ष सिमट गया था। तो कुछ ऐसी सीटों के मैंने आपको नाम बताए जो बहुत कम वोट से चुनाव हारे थे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में बहुत सारी जानकारी लाएंगे। नमस्कार।